आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जैसा आपको सूचित कर चुके हैं, आज सुबह अखबार में जो खबर आई है रिलायंस एडीएजी जो ग्रुप है श्री अनिल अंबानी का, उनके बारे में एडवोकेट जनरल का जो ओपिनियन आया है, श्री अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का जो ओपिनियन आया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज अखबारों में खबर छपी है कि देश के अटॉर्नी जनरल श्री मुकुल रोहतगी ने अपना ओपिनियन दिया है कि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो रेल जो थी, जो कि पहले अनिल अंबानी ग्रुप जिसे जाना जाता है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का DAMEPL करके जो आर्म बनी थी, उनका एक जो संगठन बना था, कंपनी बनी थी, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी तरफ से एयरपोर्ट मेट्रो को चलाया जाना था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो रिलायंस कंपनी उससे बाहर निकल गई थी और बजाय उसको पेनल्टी लगाने की, बजाय ऐसा छोड़ के जाने के बारे में जनता का पैसा उससे वसूल करने के, अटॉर्नी जनरल ने ये अपना ओपिनियन दिया है कि सरकार को उन्हें पैसा देना चाहिए, और थोड़ा बहुत नहीं, ये लगभग 1800 करोड़ रुपया कम से कम पैसा बनेगा। इस सारे मामले में 3 मुद्दे बनते हैं जो हम एक एक करके उठाएंगे। पहला और सबसे बड़ा सवाल है जनता के पैसे का फ्रॉड। जिस प्राइवेट कंपनी पे पेनल्टी लगनी चाहिए, उसकी बजाय उसको एक तरह से रिवॉर्ड दिया जा रहा है, उसको एक तरह से फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। दूसरा मुद्दा बनता है कानूनी मुद्दा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। अटॉर्नी जनरल के स्वयं जिस ग्रुप के बारे में वो राय दे रहे हैं, उस ग्रुप से क्या संबंध है। कानून का न्यूनतम नियम है कि जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जहां आपका निजी स्वार्थ शामिल हो, उसके ऊपर आप राय नहीं देते, उसका उल्लंघन है। और तीसरा बड़ा राजनीतिक मामला है कि कैसे देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां मिलके इस देश के औद्योगिक घरानों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जो मुद्दा है, बहुत ही चुनिंदा किस्म के घरानों को, जो इनके फेवरेट घराने हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। जो पहला मुद्दा है, इसकी कहानी लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ये कहानी CAG ने बता दी है। अभी हमारी तरफ से आरोप नहीं है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी पिछले साल की सबमिट की गई रिपोर्ट, जो कि लोकसभा में है, उस रिपोर्ट के अंदर ये सब बातें बता दी। इस सारे प्रोजेक्ट की बड़ी विचित्र कहानी है। ये प्रोजेक्ट शुरू होता है सन 2006-07 में। कहा जाता है कि एयरपोर्ट से मेट्रो लाने की ज़रूरत है। दिल्ली मेट्रो ऑलरेडी काम कर रही थी। विशेष तर्क दिया गया कि इसको PPP मॉडल में करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि केवल PPP मॉडल में ही ये कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले तैयार हो सकता है, ये तर्क दिया गया। उस समय नियम था सरकार का कि अगर कोई भी 100 करोड़ से ज़्यादा का PPP प्रोजेक्ट है तो उसको एक विशेष PPP अप्रूवल कमेटी के थ्रू जाना अप्रेजल कमेटी के थ्रू जाना पड़ता था। इस प्रोजेक्ट को उससे बाईपास करवाया गया। PPP अप्रेजल कमेटी के थ्रू ये प्रोजेक्ट नहीं गया, जिसके चलते इसके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी विचित्र शर्तें आईं जो कि देश के नागरिकों के खिलाफ है। शर्त ये थी कि अगर कसूर प्राइवेट पार्टी का हो तब भी सरकार 80% उसके लगे हुए पैसे को भरेगी। इस तरह की शर्तें दी गई इसके अंदर। जब ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ तो डेट इक्विटी रेशो, यानी कि कितना पैसा कंपनी लगाएगी और कितना उधार लेगी मार्केट से, वो रेशो फिक्स हुई थी 3 और 7 की। यानी कि कंपनी 3 रुपया लगाएगी तो 7 रुपये का वो उधार बाजार से क्रेडिट ले सकती है। लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया। ये लिखा गया, ये जब DPR बनी तब हुआ, जब अप्रूवल लेटर आया तब 3 और 7 की रेशो दी गई। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट रोल आउट हुआ तो आप जानते हैं वो रेशो कितनी बन गई। जहां रिलायंस ने एक स्टेज पे 1 रुपया लगाया, उनके इक्विटी 1 रुपया थी, CAG रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, तो उस पर डेट था 2,75,205।
तो जो 3:7 का अनुपात होना चाहिए था वो 1:2,75,205 का अनुपात हो गया। ये इस प्रोजेक्ट की कहानी है, सब सीएजी की रिपोर्ट से लिए गए तथ्य हैं। जिस एक कारण से इसे पीपीपी बनाया गया था कि कॉमनवेल्थ गेम से पहले शुरू होगा, वो भी नहीं हुआ। कॉमनवेल्थ गेम से पहले शुरू होने की डेडलाइन थी, 3 दिन पहले फिर डेडलाइन रिवाइज हुई थी। अंततः ये प्रोजेक्ट कॉमनवेल्थ गेम के 5 महीने बाद शुरू हुआ। तो जिस एक आधार पे सब कुछ किया गया था वो भी नहीं हुआ। उसके लिए सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि उसके लिए डीएमआरसी जिम्मेवार नहीं था, उसके लिए जिम्मेवार थी ये कंपनी DAMEPL, जो कि रिलायंस की कंपनी है। शुरू होकर बंद भी हो गया। हाँ। शुरू होकर बंद भी हो गया। शुरू होने के बाद सारे तमाशे शुरू हुए। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो कंपनी को समझ आया कि इसमें दरअसल उतना मुनाफा है नहीं जितना उन्होंने सोचा था। और उसके बाद इन्होंने डीएमआरसी से कहा, डीएमआरसी जो इसकी पार्टनर थी, डीएमआरसी से कहा कि कि इस कंपनी ने जो डीएमआरसी को पेमेंट करना था, उन्होंने कहा आप डेफर कर दीजिए, हमें उतना मुनाफा नहीं हो रहा है जितना हमने सोचा था। ये लिखित है, उनकी तरफ से बयान है। जब डीएमआरसी ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मुनाफा देखना आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है। तब अचानक इस कंपनी ने डिस्कवर करना शुरू किया कि सिविल इंजीनियरिंग में डिफेक्ट थे। ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि इस कंपनी को जो रूटीन इंस्पेक्शन करना चाहिए था, जो स्पेशल इंस्पेक्शन करना चाहिए था, वो इस कंपनी ने कभी नहीं करवाया। दरअसल इसके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंस ही नहीं थी वो काम करने की। और अंत में जब ये ट्रेन दिक्कत में फंसी, जब इसकी स्पीड की समस्या आई, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि ये तो डीएमआरसी ने जो बनाया था उसके डिफेक्ट थे। डीएमआरसी के उस समय के चेयरमैन मंगूराम जी की चिट्ठी है सरकार के उसमें, कहते हुए कि ये झूठे बहाने लगा रहे हैं, इनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए बचने की कोशिश कर रहे हैं और इस अब प्रोजेक्ट को से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रक्रिया चली, एक बार बंद हुई, उसके बाद दोबारा चालू हुई तो फिर कंपनी ने यही सब बातें कही और अंततः जुलाई 2013 में एक तरफा निर्णय देते हुए ये कंपनी इससे बाहर हो गई और सारी जिम्मेवारी सरकारी डीएमआरसी के ऊपर डालते हुए ये कंपनी बाहर हो गई। ये सारी कहानी है। और ये सब करने के बाद किसी भी दुनिया में, देश में क्या होता, अगर आप ऐसा करके एक तरफा तरीके से बाहर चले जाते हैं, और ये जो दिल्ली मेट्रो बोर्ड है जो कि बोर्ड में जहाँ निर्णय होने थे, उस बोर्ड ने इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा इस यूनिलैटरल तरीके से कोई प्राइवेट पार्टनर बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने इसे नामंजूर कहा और उन्हें कहा कि आप काम कीजिए। इस सब के बावजूद भी DAMEPL बाहर निकल गई। अपनी डीएमआरसी को केवल 3 दिन मिले दिल्ली मेट्रो को उसको संभालने के लिए, उन्होंने उसको चलाया। बाकी दुनिया में कहीं भी होता तो ये जो प्राइवेट पार्टनर सीधा उठ के चला गया, एक तरफा तरीके से, यूनिलैटरल तरीके से, बिना एक्सेप्टेंस के बाहर चला गया, उस पर पेनल्टी लगती। सीएजी ने कहा है कि तमाम दूसरे डिफ़ॉल्ट्स के चलते भी इस पर कई और पेनल्टीज़ भी लगनी चाहिए। वो पेनल्टी होने की बजाय क्या हो रहा है, अब रिलायंस कंपनी क्लेम कर रही है कि हमने इसमें 2250 करोड़ रुपया लगाया है और आप हमें इसका पैसा वापस करो। और हमारे अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि हाँ, इनको पैसा दे देना चाहिए। ये चल रहा। उसमें भी खेल है। जब शुरू में प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ तब 1247 करोड़ रुपया का डेट रेज करने का अप्रूवल था। तब ये प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में था कि 1247 करोड़ रुपए का डेट रेज करेगी रिलायंस। लेकिन जब एस्क्रू अकाउंट का समझौता हुआ तब तक रिलायंस ने उसे 2000 करोड़ कर दिया और अंततः अब वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 2250 करोड़ रुपए का किया, बिना अप्रूव किए इतना बढ़ाया, और अब कह रहे हैं कि आप उसका 80% हमारे को दो। तो ये कहानी है इसके पीछे। कहानी का एक हिस्सा आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जब थी उससे भी संबंधित है। मैं सौरभ भाई से कहूँगा उसके बारे में बताएं, लेकिन 1 मिनट मैं कहानी पूरी कर दूं। इस कहानी से 3 बड़े सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि पीपीपी के नाम पर सरकारी पैसे, जो कि जनता का पैसा है, जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता को सुविधा देने के नाम पे, कॉमनवेल्थ गेम पे, चीज़ समय पे समाप्त करने के नाम पे
जिस प्रोजेक्ट को किया गया उस सारे में मुनाफा प्राइवेट प्लेयर ने जो कुछ करना था अपना कर लिया और अब वो जनता का पैसा लेके चलता बन रहा है और सारे सरकारी सेवक उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। तो पहला तो सीधे सीधे है, सीएजी कुछ कह रहा है, मेट्रो जो कि दिल्ली का एक तरह से गर्व है, दिल्ली सार्वजनिक क्षेत्र का एक ऐसा संगठन है जिस पे तमाम लोग गर्व महसूस करते हैं, वो मेट्रो बार बार कह रही है कि फ्रॉड हो रहा है, इसको रोको। उसका बोर्ड कह रहा है, हमारा सीएजी कह रहा है, लेकिन पब्लिक के पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न उठता है, श्री मुकुल रोहतगी जो देश के अटॉर्नी जनरल हैं, वो अटॉर्नी जनरल होने से पहले इसी ग्रुप के, जिस ग्रुप के बारे में आज वो राय दे रहे हैं, उसके प्रमुख वकीलों में से एक हुआ करते थे। ऐसे में क्या उचित है कि वो इस ग्रुप के बारे में अपनी राय दें? पहली बार नहीं है, दूसरी बार वो ऐसे मुद्दों पे राय दे रहे हैं जिसमें उनके अपने क्लाइंट शामिल थे। इससे पहले वो वोडाफोन वाले मामले पे राय दे चुके हैं, ये दूसरा मामला है। क्या ये उचित है कि देश का अटॉर्नी जनरल ऐसे चीज़ों पे राय दे, उन मामलों पे जिसके क्लाइंट कल तक उनके क्लाइंट थे और जिससे उनको बहुत बड़े मात्रा में पैसा मिला था? और तीसरा सवाल है राजनीतिक दलों का। देश की दोनों बड़ी पार्टियां खुल्लम खुल्ला इस घराने का समर्थन कर रही हैं। ये मैं बताना भूल गया कि लोकसभा चुनाव से जस्ट कुछ दिन पहले कांग्रेस सरकार ने वही करने की कोशिश की थी जो कि बीजेपी आज कर रही है, लेकिन उनका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मिल सके उससे पहले ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था, तो ये नहीं कर पाए थे, इसलिए डेफर हो गया था। अब बीजेपी आके वही कर रही है। तो राजनीतिक मिली भगत का मामला चल रहा है। जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, उस वक्त ये मामला दिल्ली सरकार के सामने आया था। हमारे उस वक्त के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपके सामने हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात। जनरल इलेक्शन से पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि रिलायंस को ये पैसा दे दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ के बाद ये चीज़ रुक गई थी। तो इलेक्शंस होने के बाद जब हमारी दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी हमारे पास उस वक्त के जो यूनियन मिनिस्टर थे अर्बन डेवलपमेंट के, कमलनाथ जी, उनकी चिट्ठी आई थी जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ की वकालत की थी कि ये 1700-1800 करोड़ रुपए का पैसा रिलायंस को दे दिया जाए। और उसके अंदर फाइल नोटिंग्स हैं हमारे डिपार्टमेंट की, और वो एस्केलेट होकर अरविंद जी के पास, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनके पास गई थी। और उनकी तरफ से उस वक्त के यूडी मिनिस्टर कमलनाथ जी को वापस पत्र लिखा गया था, जिसमें हमने कहा था कि ये मामला अभी आर्बिट्रेशन के अंदर है, और डीएमआरसी की तरफ से ये बात आई हुई है कि रिलायंस इस चीज़ को प्ले आउट कर रहा है, सिर्फ कि इसके अंदर सिविल डिस्क्रिपेंसीज थी, और हमें नहीं लगता, दिल्ली सरकार को नहीं लगता कि इस वक्त रिलायंस को इस चीज़ का पैसा देना चाहिए। तो अभी हमारा मानना ये है कि क्योंकि दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, और हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि दिल्ली के अंदर अगर दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो ये पेमेंट रिलायंस की दोबारा से रुक सकती है। इसी जल्दबाजी के अंदर ये करने की कोशिश की जा रही है। सौरभ, आप मिनिस्टर थे और आपके संज्ञान में जब ये मामला आया था, और वो बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि आप एक स्टेक होल्डर हैं दिल्ली सरकार उसमें, तो क्या वजह है कि आप मिनिस्टर हैं और इतने दिन तक आप बैठे रहे, और अब जबकि चुनाव आया, क्या क्यों नहीं लगता क्या आम आदमी पार्टी उसका माइलेज देना चाहती है, इसलिए इस मसले को उठाया? इसका कारण ये था कि जिस वक्त हमारी मिनिस्ट्री थी, उस वक्त हमने बाकायदा डॉक्यूमेंटेड वे में हमारे मुख्यमंत्री ने कमलनाथ जी को, जो उस वक्त यूडी मिनिस्टर थे, उनको चिट्ठी लिखी थी। तो हमने सोचा कि हमारी तरफ से जो कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है, और उसके बाद शायद अब आर्बिट्रेशन में ही इसका फैसला होगा। मगर अभी अभी हमें बड़ा सरप्राइज़ हुआ है जान के कि ये सरकार जो बदल चुकी है वो भी उसी तरीके से सोचती है जिस तरह से यूपीए 2 सोचती थी। हमारी सरकार ने एग्जैक्टली वो किया जो उस वक्त किसी भी सरकार को करना चाहिए। अपनी राय दे चुके हैं, सब अगर देखा जाए तो लीगल पर्सपेक्टिव पूरा तरीके से है, लीगल कार्रवाई की, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार इस जल्दबाजी में है कि पैसा दे दिया जाए, क्या लीगल कार्रवाई की ओर आप लोग जा रहे हैं जल्द से जल्द, ताकि किसी तरीके से? ये देश की जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ है। आम आदमी पार्टी हर तरह से इसका विरोध करेगी, संसद में,
संसद के बाहर, और अगर कानूनी रास्ता लेना पड़ा तो कानूनी रास्ता भी लिया जाएगा। देश की जनता का फैसला। चुप्पी नहीं, हमने तो रुकवा दिया था इसको। हमने तो मैटर है तो अभी बजाय इसको कि पहले कोर्ट में परस्यू किया जाता तब आम आदमी इसको टेकअप करता। आज जिस तरीके से इस मामले को उठाया है तो आपको क्या लग रहा है कि यूपीए 2 की राह पर ही अभी एनडीए का जो प्रेजेंट सरकार चल रही है, इसलिए मैं एक बताऊं, हम आज नहीं उठा रहे हैं, सरकार आज निर्णय कर रही है। आज सुबह के अखबार में खबर है, हम तो आज अखबार की खबर के आधार पे बात लेके आए हैं। हमारी सरकार ने अपना नोट लिख दिया था, जहां तक हमारी समझ थी ये मामला बंद हो गया था और ये आर्बिट्रेशन में चला गया था। उसके बाद इस तरह का करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो हम तो बहुत हैरान हैं, बहुत शॉक्ड हैं कि ये सरकार बिना आर्बिट्रेशन के कंक्लूड हुए इस तरह का काम करना चाहती है। तो ऐसा नहीं कि हम सोए हुए थे, हमने इस मामले को उठाया। हमने तो जो एक्शन लेना था बिल्कुल वो एक्शन लिया और रुकवा दिया था उस वक्त। 1 रुपये 3 लाख रुपए करीब बता, वो पूरे प्रोजेक्ट में ये शेयर देखा गया कि किसी इंडिविजुअल स्टेक पे? नहीं, डेट इक्विटी रेशो जो थी प्रोजेक्ट में शुरू हुआ, मैंने ये सीएजी की रिपोर्ट बनाती है कि इनिशियली रिलायंस का इसके अंदर जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट था वो केवल 1 लाख रुपया था, और वो 1 लाख भी इसलिए था कि कंपनीज एक्ट कहता है कि 1 लाख से कम आप इसे कर नहीं सकते। जी, मार्केट से। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस रेशो के ऊपर इतने सारे बैंक लेंड करने को तैयार क्यों थे? क्या ये कोई सेंसिबल लेंडिंग है इस तरह की रेशो पे? 80% मांग रहा है ना जी, वो 80% वो मांग तो 130% रहे हैं, मैं वो बता दूं। सर, एयरपोर्ट मेट्रो को लेकर जिस तरीके से अभी बीएमआरसी ने उसको ब्रेक इवन में लाके रख दिया, व्हाट इज योर स्टैंड? आप क्या करेंगे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए? हमारा स्टैंड पहला तो ये है कि जैसा कि सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है, इस प्राइवेट कंपनी को फाइन किया जाना चाहिए, इस पे पेनल्टीज इम्पोज करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रोजेक्ट पीपीपी में जाना ही नहीं चाहिए था जिस तरह के फ्रॉडलेंट तरीके से गया, और अब डीएमआरसी ने दिखा दिया जब दिल्ली की मेट्रो पूरे दिल्ली में मेट्रो चला सकती है तो वो एक एयरपोर्ट को भी कनेक्ट कर सकती है। इसके लिए जो विशेष तरीके से बना के लॉजिक करके सब कुछ जो किया था वो सारा का सारा फ्रॉडुलेंट साबित हुआ है। दिल्ली मेट्रो पे विश्वास करना चाहिए, दिल्ली मेट्रो इन चीज़ों को चला सकती है, लेकिन हाँ, इसमें अब जो जनता का पैसा डूबा है वो जरूर रिकवर किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि जो मेट्रो है उसमें जो पीपीपी मॉडल है उसकी आप मुखालफत कर रहे हैं, और आपको पीपीपी के नाम पर इस धोखाधड़ी से इस केस में जो देश में कई जगह पे हुआ है जिसे पीपीपी कहा जाता है, उसका सिंपल मतलब होता है सारा प्रॉफिट प्राइवेट पार्टी को मिलता है और सारा रिस्क सरकारी हिस्से पे आता है, जिसका क्लासिक एग्जांपल है प्रॉफिट लेने आए, जिस दिन लगा प्रॉफिट नहीं है उठ के हाथ झाड़ के चलते बने, और सारा का सारा सामान सारा जिम्मेवारी सरकारी कंपनी पे छोड़ के उठ के चले गए। अगर ये पीपीपी है, हालांकि पीपीपी ऐसा होना नहीं चाहिए, ये जितने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने भी माना है कि पीपीपी का बहुत ख़राब नमूना जो है वो ये रिलायंस मेट्रो वाला मामला।